नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मौर्य और आप हैं आपके अपने चैनल अभी की पाठशाला पर। तो दोस्तों आज संडे है और संडे को हम करते हैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट को आपके सामने लेकर आते हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट जो है वो जीएस वर्ड का है, जीएस वर्ड जो कि काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज़ इसका गिना जाता है। तो आज हम उसी का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जीएस जो फुल टेस्ट है वो यहाँ पर होने वाला है। आज टेस्ट ये जीएस वर्ल्ड का आज पहला टेस्ट है, ठीक है। इसी तरह इसके हम कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेस्ट के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो रेडी हैं आप? शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और कॉपी पेन भी लेकर बैठिएगा ताकि जितने भी मार्क्स आपके आएँ उनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बताइए। पहला जो क्वेश्चन है, मध्यकाल में जो पशुपालन के प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं? पीरभानपुर, लंघनाच, चूपनी मांडो या फिर आदमगढ़ से। बताइए कहाँ से मिले हैं? तो पाषाण काल की बात करें तो इसके जो अंतिम चरण में जो पशुपालन के साक्ष्य हैं भारत के आदमगढ़ में मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है? ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? आदमगढ़ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, लहुरादेव, ब्रह्मगिरी या फिर टोकुआ से। आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो प्राचीनतम जो कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जो जिला है वहाँ पर स्थित लहुरा देव है। कौन सा? लहुरा देव। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है। सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या फिर प्रागैतिहासिक या फिर उत्तर ऐतिहासिक युग से। बताइए जो सिंधु सभ्यता थी वो किससे संबंधित है? तो अगर बात करें जो सिंधु सभ्यता है वो संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है। इससे संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग कौन सा होता है? ये 2500 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। कब तक 2500 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है उसे आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है मूर्ति पूजा का जो आरंभ है वो कब से माना जाता है? बताइए जो मूर्ति पूजा का आरंभ है वो कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से, पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से या फिर कुषाण काल से। कब से माना जाता है मूर्ति पूजा? तो चूंकि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे इसमें। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाले हैं इसलिए फटाफट के अंदाज में हम करते जाएंगे इसको। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? जो पूर्व आर्य काल है, ठीक है, तभी से ही मूर्ति पूजा आरंभ माना जाता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा पूर्व आर्य काल। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन मैच करना है आपको। एक तरफ हड़प्पा बस्तियां दे रखी हैं और एक तरफ नदी दे रखी हैं जिस पर वो अवस्थित हैं। बताइए सही मेल क्या होगा? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है, रट भी गया होगा आप लोगों को एकदम। तो जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे मिलेगा? ये मिलेगा आपको रावी नदी के किनारे। कालीबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे पाई गई। लोथल की बात करें, लोथल कहाँ से?
तो लोथल मिलेगा आपको भोगवा नदी के किनारे। रोपड़, रोपड़ सतलज से हो जाएगा। तो पहले का तीसरा, ठीक है, पहले का तीसरा और बी का दूसरा हो गया। 3, 2, 1, 4, ठीक है, 3, 2, 1, 4 कौन से ऑप्शन में मिलेगा? ये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख जाएगा। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जो देवता, वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बताइए, वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति, इंद्र, अग्नि या फिर मारुत? तो कौन था? बताइए। ये थे बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति को ही क्या माना जाता है? पुरोहित माना जाता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बताइए, प्रथम जो बौद्ध संगति है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अगर बात करें प्रथम बौद्ध संगति की, तो इसका आयोजन जो हुआ था बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगृह की जो सप्तकर्णी गुफा में, वहां पर हुआ था। और इसके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके? अजात शत्रु के। लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता की बात की तो अध्यक्षता इसकी किसने की थी? वो किया था महाकश्यप ने। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन सी है वो एकदम राइट हो जाएगा, महाकश्यप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से या फिर बौद्धों से? तो जो बुद्ध की शिक्षाओं का जो एक रूप है वो है त्रिपिटक। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भगवान महावीर का जो पहला शिष्य था वो कौन सा था? योसुद, जमाली, प्रभास या फिर विपिन? कौन था भगवान महावीर का पहला शिष्य? तो जो भगवान महावीर थे उनका जो पहला शिष्य था उनका दामाद ही था। और दामाद कौन था? जमाली। ठीक है, कौन था? जमाली। तो जमाली भगवान महावीर का पहला सदस्य, पहला शिष्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? बताइए। पाटलिपुत्र की अगर स्थापना की बात करें तो यह गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। और इसकी स्थापना जो हर्यक वंश के शासक थे उदयन, उन्होंने ही की थी। ठीक है, और उसने ही अपनी राजधानी राजगृह से पहली बार पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था। ठीक है, स्थानांतरित किया था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बताइए, मगध का सम्राट इनमें से कौन से स्तंभ में बताया है अशोक ने? भाब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रूमंदेही या मास्की का स्तंभ? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भाब्रू स्तंभ लेख है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, कहाँ पर? राजस्थान में पाया जाता है भाब्रू स्तंभ। यहीं पर जो शिलालेख है इसी में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? बताइए, मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन सा था? तक्षशिला, नालंदा, काशी या फिर मथुरा?
बात करें तक्षशिला की, यही हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था मौर्य काल में। ठीक है, कौन सा? तक्षशिला। ये कहाँ पर मिलेगा? तो तक्षशिला आपको प्रेजेंट में इस्लामाबाद के पश्चिम में स्थित मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? बताइए, गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार होता था वो कौन से पत्तन से होकर संचालित होता था? सही जवाब क्या होगा? भड़ोच, काम्बे, कल्याण या फिर ताम्रलिप्ति। तो बात करें अगर ताम्रलिप्ति की, तो ये जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का प्रमुख पत्तन हुआ करता था। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बंगाल में। ठीक है, और यहाँ से क्या उत्तर भारतीय व्यापार के साथ जो दक्षिण पूर्व एशिया है, चीन, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों के साथ भी व्यापार होता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वर्ग संबद्ध रहा है? बताइए। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण है वो कौन से शासक वर्ग से संबद्ध रहा है? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है, और इसका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट कूट शासक जो थे कृष्ण प्रथम, उन्हीं के द्वारा कराया गया था। तो कौन से शासक? जो राष्ट्रकूट शासक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेल मिलाप का है, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। अब दिख रहा होगा आपको, एक तरफ विद्वान दे रखे हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड जो पुस्तकें हैं वो दे रखी हैं। सही जवाब क्या होगा? बताइए। सही कूट का चयन कीजिए। पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इन पर विशेष ध्यान देना है हम लोग को। तो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में अगर वराह मिहिर की बात करें तो वराह मिहिर की रचना इनमें से कौन सी है? वो है बृहत संहिता। ठीक है, कौन सी है? वराह मिहिर की बृहत संहिता। विशाख दत्त की पुस्तक की बात करें तो वो है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, विशाख दत्त की हो जाएगी देवी चंद्र गुप्तम। सूरदत्त की रचना मृच्छकटिकम हो जाएगी, और जो विल्हड़ है, विल्हड़ की रचना क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जो विक्रमादेव चरित्र है वो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 3 4 2 5। क्या हो जाएगा? 3 4 2 5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? कादम्बनी गांगुली, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? बताइए। तो कांग्रेस को सर्वप्रथम संबोधित करने वाली जो महिला थी वो थी कादम्बनी गांगुली। कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। इन्होंने 1990 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, कलकत्ता का अधिवेशन, उसी में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की ये प्रथम महिला स्नातक भी रही हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले संबोधित किया था। कब किया था? 1990 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो फिरोज शाह मेहता ने किया था। ठीक है, अध्यक्षता की बात करें तो फिरोज शाह मेहता ने किया था, और संबोधन इसमें कादम्बिनी गांगुली का था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? बताइए। कौन से अधिवेशन में राष्ट्रीय शब्द लगा था? नागपुर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या बॉम्बे अधिवेशन? क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? बताइए।
जो 1891 का नागपुर अधिवेशन था, उसी में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता की थी इस समय जो पी आनंद चार्लू थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। सही जवाब हमारा हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1891। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? बताइए, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, इनमें से कौन शामिल नहीं था उसमें? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा या मोहम्मद अबुल कलाम आजाद जी? बताइए कौन सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था इसमें? तो वो थे अबुल कलाम आजाद जी। वो इस सम्मेलन में नहीं शामिल थे। ठीक है। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अबुल कलाम आजाद। ठीक है। पहले अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात करें तो किसने किया था? वो किया था WC बनर्जी ने, और इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने? कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मैच करना है आप लोगों को। बताइए सही जवाब क्या होगा? एक तरफ संगठन दे रखा है, एक तरफ उनसे रिलेटेड जो संस्थापक हैं वो दे रखे हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1891, इंडियन लीग 1875, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो 1866 दिया है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। बताइए कौन किससे रिलेटेड है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, तो वो राधाकांत देव इसके संस्थापक थे। इंडियन लीग की बात करें तो इंडियन लीग का संस्थापक कौन था? वो थे शिशिर कुमार घोष। ठीक है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में जो बना था, उसका कौन था? वो थे दादा भाई नौरोजी। और लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो वो थे द्वारकानाथ टैगोर। यानी कि इसमें सारे मैच ही दिए हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी सुगौली की संधि? वर्ष 1800 में, वर्ष 1803 में, वर्ष 1805 में, या फिर वर्ष 1815 में? सुगौली की संधि की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई थी। ठीक है। और इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे? 2 दिसंबर 1815 को। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा था? पहला कह रहा है उत्पादन की गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, या फिर ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर, या फिर कारीगरों की अनुपलब्धता? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर बहुत ज़्यादा उच्च तट कर लिया जाता था, इसी वजह से क्या था, इसका पतन हुआ वस्त्र उद्योग का। ठीक है। तो मेन जो कारण था यही था, टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ठीक है।
इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्वराज सभा किया गया 1920 में? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें 1916 में, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल की लीग की स्थापना भारत में की थी। ठीक है। और 1920 में इसी ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा गया था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं, इनमें से कौन माना जाता है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर राजा राममोहन राय। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। किसको माना जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। और इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। 1896 में रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? बताइए पहला जो व्यापारिक केंद्र था उसकी स्थापना कहाँ हुई? मसूलीपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी और चिंसुरा। तो मुगल बादशाह जहांगीर के शाही दरबार में 1609 ईस्वी में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। और इसी ने सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन हुआ क्या था, जो पुर्तगालियों के दबाव में जो मुगल बादशाह ने थे उसे इजाज़त नहीं दी थी। बाद में क्या हुआ, जो थॉमस बेस्ट द्वारा पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1613 में सूरत में व्यापारिक स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त जो 1500 में अगर बात करें तो कालीकट में अगर पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। और 1605 में जो डच थे उन्होंने पहला केंद्र खोला था। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में खोला था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय जो कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित करना है आप लोगों को। कौन सी कंपनी कब आई, उसी के का आपको क्रम व्यवस्थित करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। ये कब आए थे? ये आए थे 1498 में। ठीक, कब आए? 1498 में। पुर्तगाली के बाद कौन आया था? अंग्रेज आए थे। ठीक है, अंग्रेज आए थे 1600 में। 1600 में अंग्रेज आए थे। उसके बाद डचों का आना हुआ। डच आए थे 1602 में। कब आए थे? ये आए थे 1602 में। और बात करें उसके बाद जो फ्रांसीसी आए थे 1664 में। कब आए थे? 1664 में। तो यही इनका सही क्रम हो जाएगा, यानी पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दिया? बताइए किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि दी थी राजा राममोहन राय को? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, फर्रुख सिंह। तो किसने दिया था? ये दिया था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि दी थी इनको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
कूट मिलाना है आपको। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, किसने क्या किया, आपको मैच करना है। तो अगर डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो डलहौजी को मिलाएंगे हम। 4 से व्यक्तिगत का जो सिद्धांत है। विलियम बेंटिक बेंटिक जो था उसने क्या किया था। विलियम बेंटिक ने किया था जो सती प्रथा है उसका निषेध किया था इसने। ठीक है, और बात करें रिपन की तो रिपन ने क्या किया था, ये स्थानीय स्वशासक का जनक रहा है। और कर्जन कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। तो क्या हो जाएगा सही जवाब हमारा 4-1-2-3। ठीक है, क्या हो जाएगा 4-1-2-3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खां या अलीवर्दी खां। बताइए किसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। ये कौन था, ये था मीर कासिम। ठीक है, इसने कंपनी के हस्तक्षेप से बचने के लिए क्या किया था, राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कह रहा है 1767 से 69 में हुआ, और मद्रास युद्ध की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कह रहा है 1780-84 मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कह रहा है 1799 सालबाई की संधि। बताइए। तो सालबाई की संधि की बात करें तो ये 1782 में सिंधिया की जो मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। सालबाई संधि का आंग्ल मैसूर युद्ध से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही गलत दिया है क्योंकि सालबाई संधि का आंग्ल मैसूर युद्ध से कोई संबंध नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। काफी चर्चित क्वेश्चन है ये। जो प्राचीन संरक्षण एक्ट है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। मिंटो, लिनलिथगो, कर्जन या फिर कैनिंग के। ये कब आया था, ये 1904 में लाया गया था एक्ट। ठीक है, पारित हुआ था 1904 में। और ये किसके समय में लाया गया था, ये लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया। किसके द्वारा सन्यासी विद्रोह का दमन किया गया। डलहौजी, विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स या फिर वेलेजली। तो ये क्यों हुआ था, 1770 के जो विनाशकारी बंगाल अकाल पड़ा था बंगाल में, उस समय अंग्रेजों की कठोर आर्थिक जो नीतियां थी उसके विरुद्ध जो मजुन मसा, चिराग अली, मूसा शाह और अवानी पाठक और देवी चौधरानी, इन्हीं लोगों के नेतृत्व में सन्यासियों का एक समूह बना था और इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो उस समय जो दमनकारी था वो कौन था, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, इसी ने इसका दमन किया था। ठीक है, और इसी आंदोलन पर, अगर सन्यासी आंदोलन पर ही जो
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, इन्होंने आनंद मठ की भी रचना की है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या फिर कर्नल रॉबर्ट स्मिथ? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो ये कौन थे? ये थे सर आर्थर कॉटन, जो कि ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। ठीक है, इन्होंने ही दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? बताइए, मेरठ का जो छावनी विद्रोह था किस तिथि से आरंभ हुआ था? तो ये आरंभ हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थल दे रखे, एक तरफ उनके जो नेतृत्वकर्ता वहां से थे 1857 के विद्रोह के समय, वो दिए हैं। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो बात करें दिल्ली से इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह ने किया था। ठीक है, ये एकदम सही है। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया था। कानपुर से कह रहा है कि कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, क्या कह रहा है? कुंवर सिंह ने किया था, जबकि सभी को पता है कि जो कानपुर से किसने किया था? ये किया था नाना साहब और तात्या टोपे ने। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था नेतृत्व? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है। लाल महल हौज खास, 2.5 दिन का झोपड़ा, जहाँ फना नगर और एक तरफ उनके जो निर्माण करता है वो दिए हैं। बताइए सही जवाब क्या होगा। लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल महल का निर्माण करवाया था बलबन ने। ठीक है, हौज एक खास का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक से मिलाएंगे। और जहाँ पना नगर मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। तो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4। क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। दीवाने मुस्तखराज कह रहा अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन बोल रहा है, और नाइब ए मुमालिकत नासिरुद्दीन महमूद बोल रहा है। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें दीवाने मुस्तखराज की, तो इसका जो शुरुआत है वो किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज की बात करें अगर, तो इसका जो शुरुआत है वो बलबन ने किया था। नाइब ए मुमालिकत नासिरुद्दीन महमूद कह रहा है, जबकि ये गलत है। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था बहराम शाह ने। किसने किया था? बहराम शाह ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर बहराम शाह हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो दे रखा है यही गलत दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत दे रखा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी बोल रहा है। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक बोला। किताबुल हिंद अमीर खुसरो की। और लाख बख्श इल्तुतमिश को बोला जाता है। बताइए कौन सा सही नहीं है। सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बात करें अगर यहाँ पर मिनहाज उस सिराज की, तो मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी हुई। फुतुहात फिरोज शाही तुगलक से रिलेटेड है। किताबुल हिंद की बात करें तो ये अमीर खुसरो से रिलेटेड है। लाख बख्श कह रहा है कुछ इल्तुतमिश, जबकि लाख बख्श किसको बोला जाता था। ये बोला जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, किसको बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है लाख बख्श। यही हमारे गलत हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही था। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद केसुदराज, शाह आलम बुखारी। बताइए कौन सही हो जाएगा। इन्होंने ही चिश्ती सिलसिला की भी स्थापना की थी। इसकी स्थापना चिश्ती सिलसिला की। और ये कौन थे। ये थे मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने ही बताया कि जो भक्ति संगीत है वो ईश्वर के निकट पहुंचने का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे। बताइए कौन प्रसिद्ध विधिवेता थे। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या जीमूत वाहन। इसमें नीचे कूट भी दिया गया है, सॉरी। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो अगर बात करें विज्ञानेश्वर की, ठीक है, तो ये एक विधिवेत्ता थे। ठीक है, हिमाद्री भी विधिवेत्ता थे और जीमूत वाहन भी विधिवेत्ता थे। ठीक है, जो राजशेखर हैं यहाँ पर, राजशेखर जो प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे और ये एक नाटककार थे। ठीक है, इसलिए जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। 1 2 4। 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई थी। मनसबदारी प्रथा जो थी वो किसके लिए चालू की गई थी। सेना में भर्ती की जा सके, राजस्व संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, या साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। किस लिए किया गया था बताइए। ये मुगल काल की एक प्रणाली हुआ करती थी मनसबदारी। ठीक, जो कि 1575 में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, और मनसब का अगर अर्थ पूछे तो अरबी भाषा में इसका अर्थ होता था पद। क्या होता था। पद। और ये किस लिए स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया था सेना में भर्ती की जा सके, इसलिए स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के अष्टप्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था। बताइए कौन विदेशी मामलों की देखरेख करता था। पेशवा की बात करें तो पेशवा कौन होता था। पेशवा होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, कौन होता था। प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सुमंत की, ठीक है, सुमंत, सुमंत हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यही विदेश मंत्रालय देखते थे, विदेशी मामलों को देखते थे। पंडित राव की बात करें तो पंडित राव जो थे वो धार्मिक मामलों को देखते थे। और जो सचिव थे वो जो सेना प्रमुख होते थे उनको सचिव बोला जाता था।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो कौन था ये थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक को ही नहरों का राजकुमार भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने प्रमुख 5 नहरों की स्थापना की थी, मतलब निर्माण कराया था। कौन कौन सी? यमुना से हिसार तक 150 मील की, जिसका नाम था उल्हानी नहर। और सतलज से घग्गर तक रज्जब शाही नहर। सिरमौर की पहाड़ी से झांसी तक एक नहर इन्होंने बनवाई थी। और घग्गर से लेकर फिरोजाबाद तक और यमुना से फिरोजाबाद तक फिरोजाबाद नहर भी बनवाई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ये किस मतलब किस ड्यूरेशन में बने, आपको ये बताना है। तो जो तुगलकाबाद किला है, ठीक, इसका निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था 1321 से 25 के बीच में। ठीक है, 1321 से 25 के बीच में। लोधी गार्डन का निर्माण अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा किया गया, और ये किया गया 1517 में। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार के जो निर्माण कराया वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? 1192 में। ठीक है, 1192 में करवाया। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था 1569 में। अब आप इनको अरेंज कर सकते हैं। सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 3124। क्या हो जाएगा? 3124, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? जहांगीर विलियम हॉकिंस के दरबार में आया। सॉरी, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस आया। अकबर के दरबार में सर टॉमस रो आया। शाहजहां के दरबार में कौन आया? ट्रैवनियर। और औरंगजेब के दरबार में कैरा मनुची आया। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें, जो टॉमस रो था, ठीक है, वो अकबर के दरबार में नहीं आया था। किसके दरबार में ये आया था? ये आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। बाकी सारे सुमेलित हैं। जहांगीर में विलियम हॉकिंस भी आया था, शाहजहां में ट्रैवनियर आया, और औरंगजेब में मनुची आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? भद्राचलम में, चिदम्बरम, हम्पी या श्रीकालहस्ती में? बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ मिलेगा। तो विरूपाक्ष मंदिर आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। कहाँ पर? हम्पी में। ठीक है, नदी की बात करें, यहाँ पर नदी कौन सी है? तो तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर मिल जाएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? धर्मत का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद, बाबर और अफगान के बीच, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठाओं के बीच। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? वो हुआ था औरंगजेब और जो दारा शिकोह था उसके बीच में, उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1658 में। कब हुआ था? 1658 में ये युद्ध हुआ था, और औरंगजेब दारा शिकोह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? बताइए किसने रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी? केशव, मतीराम, रसखान और सेनापति। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रामचंद्र एवं रसिक प्रिया की रचना जो थी वो किसने किया था? वो किया था आपके केशव ने। किसने किया था? केशव ने। केशवदास जो थे इन्होंने ही रचना की थी। ये एक रीतकालीन कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त हुई? बताइए, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने सिंध की विजय कब प्राप्त की, आपको ये बताना है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, 712 ईस्वी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, और इसी पर एक फारसी ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था चचनामा। ठीक है, जिसमें अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने? किसने बनाया था? ये किसने बनाया था? ये बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, इन्होंने ही बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया है? बक्सर का युद्ध कह रहा है मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। जलियांवाला युद्ध डलहौजी विरुद्ध था। खेड़ा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। बताइए कौन सा सही है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो वांडीवास का युद्ध दिया है। ठीक है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। यही हमारा सही है, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो मीर जाफर जाफर और क्लाइव के बीच ना होकर किसके बीच हुआ था? वो हुआ था अंग्रेजों की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो था इसमें। और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है आपको, और उनकी पदावधि की सही कालक्रम बताना है उनकी पदावधि का। कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और इरविन, कौन किस समय वायसराय बना उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अरेंज करना है। तो कर्जन की बात करें यहाँ पर, तो कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। ठीक है, और बात करें यहाँ पर जेम्स फोर्ड की, जो जेम्स फोर्ड था वो 1916 से 1921 के बीच में रहा। 1916 से 1921 के बीच में। हार्डिंग की बात करें तो हार्डिंग 1910 से 16 के बीच में रहा। 1910 से लेकर 16 के बीच में। और इरविन कब तक रहा? 1926 से 1931 के बीच में। 1926 से 31 के बीच में रहा। ठीक है, अब आप इसका सही क्रम कर लीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये 1 3 2 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 3 2 4।
ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बताइए, सोम प्रकाश नामक जो समाचार पत्र है वो किसने प्रारंभ किया? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था वो बंगाली में हुआ करता था, ठीक है। और इसका अगर प्रकाशन पूछे तो पहली बार 1858 में इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 1858 में। किसने मतलब प्रकाशक कौन था इसका? तो वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर इसके प्रकाशक थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? बताइए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो था वो किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार से, शैक्षणिक सुधार से, पुलिस प्रशासन में सुधार या फिर संवैधानिक सुधार से? बताइए किससे संबंधित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार? तो जो इसकी स्थापना है वो जो संवैधानिक सुधार है उसके लिए की गई थी, ठीक है। किसके लिए की गई थी? संवैधानिक सुधार के लिए की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान जो शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ कॉलेज दे रखे हैं, एक तरफ उनके संस्थापक दे रखे हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? बनारस का संस्कृत कॉलेज कह रहा विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा कह रहा वॉरेन हेस्टिंग्स, और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो आर्थर वेलीजरी बोल रहा है। इसका एक ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा। और ये हैं सारे ऑप्शन, ठीक है। आप पहले इधर पढ़ लीजिए सारे, फिर उधर हम बताते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो जो सही जवाब है हमारा क्या हो जाएगा? जो दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दो, ठीक है। केवल दो यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी यहाँ पर सारे गलत दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? बताइए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है? तो मुखौटा जो नृत्य है वो केरल में प्रचलित कथकली नृत्य से इसका संबंध है, ठीक है। किससे है? कथकली नृत्य से, जो केरल में होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक कह रहा है, बिस्मिल्लाह खां तबला वादक कह रहा है, अल्लाह रखा सरोद वादक कह रहा है, जाकिर हुसैन वीणा बोल रहा है। बताइए कौन सा सही है? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं वो बांसुरी वादक हैं, ये एकदम सही दे रखा है, ठीक है। और बात करें बिस्मिल्लाह खां की तो ये शहनाई वादक हैं। अल्लाह रख खां की बात करें तो ये तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। और जाकिर हुसैन भी, ये दोनों लोग तबला वादक हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? तो ये केरल का महत्वपूर्ण त्योहार है जो फसल कटाई पर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी है? बताइए, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये कौन सी जनजाति मनाती है? ये मुंडा जनजाति मनाती है, ठीक है। कौन मनाती है? मुंडा जनजाति।
जो कि झारखंड में निवास करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी की विचारधारा किन किन लोगों से प्रभावित थी। बताइए किनसे प्रभावित थी गांधी जी की विचारधारा? थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय से या उपर्युक्त सभी से? तो जो गांधी जी की विचारधारा थी वो थोरो से भी, रस्किन से भी और टॉलस्टॉय से भी, मतलब सभी से प्रभावित थी। ठीक है, थोरो से उन्होंने क्या सीखा? थोरो से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो उनकी ही प्रेरणा से सीखा था। रस्किन से अगर बात करें तो श्रम का आदर करना सीखा, और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध जो वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है उससे ये काफ़ी प्रभावित हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? बताइए इनका आपस में विलय कब हुआ? 1920, 1916, 1918 या फिर 1923 में? तो ये कब विलय हुआ? ये हुआ 1918 में। 1916 में ये बनाया गया था और 1918 में इन दोनों का मिलन हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस आंदोलन से संबंधित था? एक वर्ष के भीतर स्वराज को हासिल कर लेना किसका लक्ष्य था? खिलाफत आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से या बारदोली सत्याग्रह से? तो ये किसका लक्ष्य था? ये जो लक्ष्य था जो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसी का लक्ष्य था, एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1 अगस्त 1920 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1885 में बोल रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में पार्लियामेंटो सुधार और 1930 में असहयोग आंदोलन। बताइए कौन सा सही नहीं है? तो इसके बारे में अभी हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया। जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, वो कब शुरू हुआ? वो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से। ठीक है, और चौरी चौरा घटना के बाद फरवरी 1922 में स्थगित हो गया था ये। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यही हमारा जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी गठन के लिए जिम्मेदार थे? स्वराज पार्टी के गठन के लिए कौन जिम्मेदार था? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन जब स्थगित हो गया था 1922 में, तो उसी की जो असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, और ये कब किया गया था? ये किया गया था 1923 में। और इसके गठन में अगर शामिल लोगों की बात करें तो इसके जो गठन में शामिल थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन कौन था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। केवल 2 और 3। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन साइमन, मोतीलाल नेहरू या फिर इरविन के? साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो इसका गठन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। और ये भारत कब आया था? भारत आया था 1928 में। ठीक है, और जो इरविन थे, ठीक है, इरविन के ही सुझावों पर भारतीयों को जो साइमन कमीशन है उससे बाहर रखा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड इरविन, इन्हीं का सुझाव था भारतीयों को बाहर रखने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित था? जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय या फिर सुभाष चंद्र बोस? कौन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है, इसमें से बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इससे संबंधित हैं। और कौन? और सुभाष चंद्र बोस जी। यही दो लोग इससे संबंधित हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही हो जाएगा, 1 और 4। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का कुछ हिस्सा यहाँ पर दे रखा, बाकी ऊपर दे रखा है, यहाँ का पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? पहला कथन है कि यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। ठीक, क्या कह रहा है? यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। उसके बाद क्या कह रहा है? साबरमती आश्रम से होकर इसका जो समापन है वो दांडी में हुआ था। फिर कह रहा है इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई। समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हो गई। बताइए कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी की अगर देखें हम, तो कह रहा है इसकी शुरुआत 18 मार्च 1930 को हुई। यही गलत है, क्योंकि जो इसकी शुरुआत है वो 18 मार्च से नहीं होकर 12 मार्च 1923 से हुई थी। ठीक है, कब से हुई थी? 12 मार्च 1923 से। ठीक है, 30 से, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी यही यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, असत्य पूछा था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है और आपको सही क्रम बताना है। बताइए सही क्रम क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, सुखदेव को फांसी, गांधी इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। बात करें अगर, तो सभी ये 1931 की ही घटनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट ध्यान में रखना पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था वो 26 से 29 मार्च को हुआ था। ठीक है, 26 से 29 मार्च को हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें सुखदेव को फांसी कब हुई, तो सुखदेव को फांसी 23 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च को। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च को हुआ था। ये 5 मार्च को हुआ था। द्वितीय गोल में सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोल में सम्मेलन सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक हुआ था। कब? 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक। अब आप इसको अरेंज कर लीजिए। तो हमारा जो सही जवाब वो हो जाएगा 3-2-1-4। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3-2-1-4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना पहला जो आमरण अनशन है वो कब प्रारंभ किया था? बताइए। तो कब प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था जो कम्युनल अवार्ड था उसी के समय। ठीक है, 20 सितंबर 1932 को। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दिया। कब दिया? बताइए। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता कब त्यागी थी? बताइए। 1933, 1935, 1934 या फिर 1937 में? तो कब इसका त्याग किया था? जी किया था 1934 में। ठीक है, कब किया था? 1934 में।
ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जनवरी 1930, अक्टूबर 1920, मार्च 1921 या अप्रैल 1922? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को की गई थी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और जो महामंत्री थे वो चमनलाल बजाज थे। अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्ष कौन था इसका? वो थे लाला लाजपत राय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? बताइए, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? तो ये कौन थे? बताइए। ये थे शंकर नायर जी। कौन थे? सर शंकर नायर जी। इन्होंने जो है कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने नाइटहुड की जो इस उपाधि दी थी उसको वापस की लौटाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? बताइए, खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, तैयब जी। बताइए, किसने प्रारंभ किया था? तो बात करें जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी उसमें कौन कौन था? उसमें शौकत अली थे। कौन था? शौकत अली थे। ठीक है, मोहम्मद अली थे, और अबुल कलाम आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, और डॉक्टर अंसारी थे। ठीक है, तैयब की बात करें तो तैयब जी इसमें नहीं थे। ठीक है, तैयब जी इसमें नहीं थे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन था? बताइए, वो कौन था? स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गांधी, गोपी बारदोलाई, लाला लाजपत राय? तो ये कौन था? ये थे स्वामी श्रद्धानंद। कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 30,000 मुस्लिम के समक्ष ऐसा भाषण दिया था हिंदू मुस्लिम एकता पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है, सही नहीं है उसके संबंध में? बताइए। कह रहा है इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का इसका लक्ष्य था। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था। सियारदास ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी थी। बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? अगर बात करें, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, ये सही है। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य भी था इसका। जिन्ना ने इसका समर्थन नहीं किया था, ये भी बात सही है। लेकिन कह रहा कि सियार दास ने राय बहादुर की उपाधि वापस की थी, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो राय बहादुर की उपाधि है वो किसने की थी? वो जमनालाल बजाज ने किया था। किसने किया था? जमनालाल
बजाज ने किसका अनुकरण करते हुए? गांधी जी का अनुकरण करते हुए, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समर्थन में जो कैसरे हिंद की उपाधि थी उसको वापस कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ उसकी अध्यक्षता की गई थी? दिल्ली में नेहरू द्वारा, लखनऊ में पटेल द्वारा, लाहौर में नेहरू द्वारा या कलकत्ता में गांधी द्वारा? तो बताइए कब प्रस्ताव ये पारित हुआ था? ये पारित हुआ था जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, दिसंबर 1929 का। ठीक है, लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने किया था और ये हुआ कब था? 1929 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? बताइए, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? सितंबर 1932, दिसंबर 1933, मार्च 1934 और अक्टूबर 1932 में? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? बात करें महात्मा गांधी जी ने जो समाज में अस्पृश्यता मिटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया था। ठीक है, जिसका नाम आगे चलकर हरिजन सेवक संघ पड़ा। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला जी। ठीक है, और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 30 सितंबर 1932 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। मिलान करना है आपको यहाँ पर। इसका जो कूट है वो आगे दिया है, आप पहले यहाँ पर देख लीजिए। बॉम्बे क्रॉनिकल दिया है, कॉमनवेल्थ दिया है, लीडर दिया है, यंग इंडिया दिया है। बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा? तो बॉम्बे क्रॉनिकल की बात करें तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की है। कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ से एनी बेसेंट रिलेटेड हैं। लीडर की बात करें तो लीडर मदन मोहन मालवीय की है। और यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? वो महात्मा गांधी की है। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का हो जाएगा चौथा। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 3 4 1 2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में मिलेगा? ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले पर फांसी पर चढ़ाया था? किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया था? रामप्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त, रोशनलाल या ए और सी दोनों? क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। तो बात करें, रामप्रसाद बिस्मिल जी थे, इनको फांसी पर चढ़ाया गया था। और जो रोशनलाल जी थे इनको चढ़ाया गया था, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना थी? कौन सी घटना थी? काकोरी घटना, सैंडर्स की हत्या, केंद्रीय असेंबली में बम या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बात करें अगर सैंडर्स की हत्या की, तो ये पहली क्रांतिकारी घटना थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा। ठीक, सैंडर्स कौन था? तो ये लाला लाजपत राय पर जब लाठियों से प्रहार था उसी में सहायक पुलिस अधीक्षक थे सैंडर्स, और उन्हीं की हत्या का बदला लेने के लिए इनकी सैंडर्स की हत्या की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
एक तरफ पार्टी दे रखी है और उससे संबंधित जो लोग हैं उनसे आपको मैच करना है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी के गठन की बात करें तो स्वराज पार्टी का गठन सीआर दास ने किया था। गदर पार्टी से लाला हरदयाल का संबंध है, यानी कि लाला हरदयाल ने इसका गठन। अभिनव भारत वीडी सावरकर की हो। और पंजाब नौजवान सभा जो है वो भगत सिंह से इसका रिलेशन हो जाएगा। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? 3 4 2 1। क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भील विद्रोह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? जयप्रकाश नारायण जी हैं, इनको जो राष्ट्रीय पहचान है वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली हुई थी। ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त 1942 में हुआ, इसी के दौरान जो जयप्रकाश नारायण जी थे हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत हो गए थे। ठीक है। और वहीं से अपनी जो आगे की गतिविधि है वो संचालित कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? टोक्यो से, रंगून से, बर्मा से, या सिंगापुर से? तो बात करें जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बताइए इनमें से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, या फिर उपर्युक्त सभी ने? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो यह कब शुरुआत हुआ था? 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है। 9 अगस्त 1942 को। और इसमें बात करें अगर इसका नेतृत्व किसने किया था बताइए? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में था। और यहाँ पर अगर बात करें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इन तीनों ने ही इसका समर्थन नहीं किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी ने सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो ये चूंकि करंट का क्वेश्चन है और 2022 का क्वेश्चन है तो हम इसको स्किप कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि जो करंट अफेयर्स है वो अब जो इस टाइम का है वही आएगा, तो इस पुराने करंट से कोई मतलब नहीं है। और 85 नंबर में भी कह रहा है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो चीरू है 2022 किन तीन देशों के बीच हुआ था आपको बताना है। तो हमें चीरू 2022 की अगर बात करें तो किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस की जो सेना थी, चीन और ईरान की सेनाओं के बीच हुआ था। रूस, चीन और ईरान की सेनाओं के बीच में। ठीक है। करंट की क्लास हम अलग से लेकर आएंगे, तब हम इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको बताना है कौन सा है। थोड़ा सा छोटा हो गया है और में भी दिख रहा होगा आपको। पहला कथन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है जनवरी 1982 में किया गया। इसमें से सही कथन आपको बताना है। बताइए सही कथन
क्या हो जाएगा? तो सही कथन की बात करें, अगर कह रहा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। तो 40वां राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं था वो 30वां था। कौन सा था? 30वां था। ठीक है। और फिर कह रहा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। एकदम सही कह रहा है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जनवरी 1982 में किया गया। तो इसका गठन जनवरी 1982 में ना होकर इसका गठन जनवरी 1992 में किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 1992 में। तो तीसरा भी कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा? सही होगा केवल दो, यानी कि ओनली टू आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो ये कहाँ का है? ये है कर्नाटक का। कर्नाटक का बेलूर। ठीक है। कर्नाटक का बेलूर, और सॉरी, कर्नाटक का बेलूर, हेल्बिड और जो सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक, तो ये सही जवाब हमारा हो जाएगा कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है? पंख अभियान की शुरुआत कौन सी सरकार ने की है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस पे आ जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए पंख अभियान की शुरुआत किसने किया? तो इसकी जो शुरुआत है वो बालिका दिवस के अवसर पे हुई थी, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसके अवसर पर। और इसकी जो शुरुआत है मध्य प्रदेश से हुई थी। ठीक है। कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश से पंख अभियान की शुरुआत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार में? बताइए कहाँ पर बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? ये लम्हेटा जो है जबलपुर का, वहाँ पर बनेगा। ठीक है। एक मिनट। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में फ्रांस के वायरोलॉजिस्ट लुक मॉन्टेनियर का निधन हो गया। इन्होंने किस वायरस की पहचान की थी? बताइए। इनको साल 2008 में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। और ये इन्होंने किसकी खोज की थी? काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे। इन्होंने HIV वायरस की खोज की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। HIV वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस थीम देश कौन था? तो ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया, आप तो इसको भी स्किप करते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो ये है पुराना, लेकिन आप सभी को बखूबी आता है इसका आंसर। तो ये कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? तो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत, गुजरात में हुआ। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? बताइए किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो होप एक्सप्रेस की शुरुआत किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है। कहाँ से? ये 11 फरवरी को कोल्हापुर से
इसकी शुरुआत की गई है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय पूछा गया है आपको। जो एपीडीए है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना बताइए कब हुई? तो इसकी स्थापना 1985 के एक्ट में हुई थी और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो ये क्या रख दिया है? तुर्की रख दिया है। क्या रख दिया है? तुर्की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो ये कहाँ पर हुई? ये हुई जापान में। ठीक है, कहाँ हुई थी? जापान में हुई थी ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा प्रतिवर्ष 16 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम, इस वर्ष की थीम बेहतर जीवन रक्षा है। यह पहली बार वर्ष 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। तो यहाँ पर 2022 के करंट की बात कर रहा है, तो इसको या तो आप कर, अगर आता है तो कर लीजिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो बाल कैंसर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 15 फरवरी को। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, 16 फरवरी दे रखा है। ये कब मनाया जाता है? ये 15 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। फिर कह रहा है कि जो थीम है दे रखा है बेहतर जीवन रक्षा, तो इसकी थीम बेहतर जीवन रक्षा नहीं थी। ठीक है, सॉरी, ये बेहतर जीवन रक्षा थी। और फिर कह रहा है यह पहली बार वर्ष 2022 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। तो ये पहली बार 2012 में कह रहा है, तो 2012 में नहीं, 2002 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2002 में। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही हमारा क्या है? ओनली टू सही है। ठीक है, कौन सा सही है? ओनली टू। तो इसमें तो ओनली टू का कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो इसको स्किप ही कर देते हैं। ठीक है, बस इसको डेट याद रखनी है। यहाँ पर 16 फरवरी जो दे रखा है वो 16 फरवरी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी करंट का क्वेश्चन है, इसको भी स्किप करते हैं क्योंकि ये पुराना करंट है, अब ये नहीं आने वाला है। अब वाला जो करंट है वो हम करवाएंगे। कह रहा है कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इजराइल, चीन, अमेरिका, जापान। तो ये कौन बन गया है? ये बन गया है इजराइल। ठीक है, इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में उड़ा जो ड्रोन उड़ाने हैं उनको अनुमति देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल सफल परीक्षण किया था? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो किसका सफल परीक्षण किया था? ये किया था ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मोस मिसाइल। ये भारत और रूस की संयुक्त जो है प्रयास से विकसित की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला जो कह रहा है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। ठीक है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, बात एकदम सही है। फिर कह रहा है यह नवंबर 2000 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। तो ये नवंबर 2000 में नहीं शुरू की गई थी, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी 2013 में। ठीक है, कब हुई थी? 2013 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, ओनली वन। क्या हो जाएगा? ओनली वन हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताइए, कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये कौन है? ये है नेपाल। ठीक है, कौन है? नेपाल। नेपाल विश्व का पहला देश बन गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? बताइए, विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन एसोसी इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या कर्नाटक में? ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ गुजरात से। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ? गुजरात से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, यह इनोवेशन सेंटर राज्य में बच्चों की नवीन क्षमताओं की पहचान, पालन पोषण और नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या फिर बैंगनी क्रांति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? बताइए, लेवेंडर की खेती कहाँ शुरू हुई? तो ये कहाँ पर शुरू हुई? ये शुरू हुई जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ शुरू हुई? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप क्या है? क्षुद्रग्रह है, पादप प्रजाति है, तूफान है या डायनासोर के अवशेष हैं? क्या है बताइए। तो एंटोनिया जो है, येलेनिया, जेनेप, ये सब क्या है? ये सब तूफान है। ठीक है, क्या है? तूफान है, जो कि हाल ही में यूरोपीय देश जर्मनी से टकराए थे, जिससे वहां पर काफी नुकसान हो गया था। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद एफएसडीसी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ये करंट का क्वेश्चन है और ये हम स्किप करते हैं क्योंकि इसको करने का कोई मतलब नहीं है। साहित्य अकादमी द्वारा किसी उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है। तो ये भी पुराना क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये किसको दिया गया था? ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया था। किसको दिया गया था? चंद्रभान ख्याल को दिया गया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने नॉइज ब्लेस एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी किया था? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, बात 2022 जारी करने की नहीं है, बात ये है कि कौन सी संस्था इसको जारी करती है रिपोर्ट को। ठीक है, ये अब भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सी संस्था जारी करती है नॉइज ब्लेज एंड मिसमैच जो रिपोर्ट है? तो ये जारी करती है संयुक्त राष्ट्र जो पर्यावरण कार्यक्रम है, यूनेप, वही जारी करता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म अशुद्ध है?
कौन सा युग्म अशुद्ध है? आईटी पार्क कानपुर बोल रहा है, डिफेंस पार्क कानपुर बोल रहा है, थीम पार्क आगरा बोल रहा है, इत्र पार्क कन्नौज बोल रहा है। कौन सा सही नहीं है, अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध नहीं है इसमें? ये है आईटी पार्क। आईटी पार्क आपको कहाँ मिलेगा? आईटी पार्क आपको लखनऊ में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? लखनऊ में मिलेगा। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट है। अगला जो क्वेश्चन है मैथ्स का है, इसको हम स्किप करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम जाएगा और स्पेस भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 110, 111 और 112, 113, 114 और आपका 117, 118, 119। अब हम शुरू करते हैं 120 से। 119 तक आपके जो है रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन थे, जिनको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है? बताइए कहाँ पर मिलेगा ये? और ये मेरे ख्याल से सभी को आता होगा इसका आंसर। तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये कानपुर में मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? कानपुर में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? बताइए। यहाँ से आपका यूपी जीके शुरू हो जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर मिलेगा? लखीमपुर खीरी में, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताना है आपको। देवा कैरा बाराबंकी में, आल्हा महोबा से रिलेटेड, कर्मा मथुरा से, कजरी मिर्जापुर से। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो देवा मेला है वो कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। आल्हा महोबा में होता है, कजरी मिर्जापुर में होती है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मा दे रखा है, तो कर्मा क्या है? कर्मा एक नृत्य है जो कि सोनभद्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोनभद्र है वो सही हो जाएगा, जो आदिवासी लोग हैं वो करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा आपको बांदा में। कहाँ पर मिलेगा? बांदा जिले में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। यहाँ से हम फटाफट के अंदाज में कर लेते हैं, क्योंकि यूपी जीके की क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ अवस्थित है? लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी? 1989 में। और इसकी स्थापना अगर पूछे कहाँ पर हुई, तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्थान दे रखा और उसकी स्थिति दे रखी है, आपको सही कूट मिलाना है। बताइए अब सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान दे रखा है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम दे रखा है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम दे रखा है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान आपको कहाँ मिल जाएगा? ये लखनऊ में मिल जाएगा। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ मिलेगा? ये उन्नाव में मिलेगा। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में मिल जाएगा। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। तो यहाँ पर तो सारा मैच ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा, 1 2 3 4।
ठीक है, 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? माघ मेला प्रयागराज, झूला मेला झांसी, पशु मेला बटेश्वर और देवा मेला बाराबंकी। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो माघ मेला कहाँ लगता है? ये लगता है प्रयागराज में। पशु मेला बटेश्वर में लगता है। देवा मेला अभी हमने बताया बाराबंकी में लगता है। झूला मेला कह रहा है झांसी में लगता है, जबकि झूला मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बांके बिहारी की जो नगरी है वृंदावन, वहां पर लगता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, झांसी नहीं होगा। ठीक है, ये वृंदावन में लगता है झूला मेला। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से आरंभ हुआ है? बताइए उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आरोग्य मेला है उसका आयोजन कब से आरंभ हुआ है? फरवरी 2020 से, मार्च 2021 से, जनवरी 2022 से या फिर जुलाई 2022 से? सही जवाब क्या होगा बताइए। तो उत्तर प्रदेश में जो आरोग्य मेले की शुरुआत देखा जाए तो 2 फरवरी 2020 से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 2 फरवरी 2020 से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, सोनभद्र या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जनपद है वो सर्वाधिक 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये 4 राज्य कौन से हैं? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पवित्र नदी गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपद से होकर प्रवाहित होती है? 21, 28, 32 या फिर 34? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। गंगा उत्तराखंड राज्य की गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, और 1000 किलोमीटर की क्षेत्र में ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करें इस नदी की तो उत्तर प्रदेश के 28 सॉरी जो भारत के 28 राज्यों से होकर, एक मिनट, भारत के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों से होकर निकलती है। ठीक है, जो 28 जिले हैं उनसे होकर निकलती है। कुछ किताबों में 27 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि काफ़ी विवादित रहता है, तो यहाँ पर 28 करेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी एक झील को वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है? राधाकुंड झील, समान पक्षी विहार झील, समसपुर पक्षी विहार झील या सरसई नावर झील? क्या हो जाएगा बताइए। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा जो महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र माना गया है वो माना गया है सरसई नावर झील को। किसको माना गया है? सरसई नावर झील को। ये कहाँ मिलेगी? ये आपको इटावा में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? इटावा में। यह झील जो सारस की प्रसिद्ध जो है संरक्षण स्थली मानी जाती है। ठीक है, सारस की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा का स्थानीय नाम क्या है? तो विंध्य क्षेत्र में मृदा पाई जाती है उसका स्थानीय नाम क्या है? कॉप, उपरहार, भोंटा या फिर पडुआ? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? इसको भोंटा बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? भोंटा बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, बताइए। तो जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है? वो होती है गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ होती है?
गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा की बात करें तो सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर या फिर आगरा नहर? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा पूर्वी यमुना नहर। क्या हो जाएगा? पूर्वी यमुना नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण देखा जाए तो 1830 में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर है। कितनी है? 1440 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा वर्मा, न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे विशंबर दयाल शर्मा। ठीक है। तो विशंबर दयाल, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की बात करें तो ये वर्तमान में लोकायुक्त हैं। ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई? बताइए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना की शुरुआत कब हुई? किसान बही एक प्रमाण पत्र है जो कि योग्य जमीन है उसकी खरीद बिक्री के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है। और ये स्वामित्व का प्रमाण भी है। और इसकी अगर बात करें शुरुआत की किसान बही योजना की, तो उसकी शुरुआत हुई 1992 में। ठीक है। कब हुई? 1992 में इसकी शुरुआत हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ट्रांसफर फैक्ट्री झांसी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कह रहा है कानपुर में, और तेल शोधक कारखाना आगरा में बोल रहा है, मॉडर्न बेकरी बेकरी जो है वो लखनऊ में बोल रहा है। कौन सा सही है ये बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर इसमें देखें हम, तो जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री वो कहाँ पर मिलेगी आपको? झांसी में मिलेगी। ठीक है। कहाँ पर मिलेगी? झांसी में मिलेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की बात करें, ठीक, ये अगर आपका देखा जाए तो ये कानपुर में भी है एक, और लखनऊ में भी है। ठीक है। दोनों जगह है ये, लखनऊ में भी मिलेगा और कानपुर में भी मिलेगा। और तेल शोधक कारखाना आगरा कह रहा है, जो कि गलत है। कहाँ पर मिलता है? मथुरा में मिलता है। मॉडर्न बेकरीज आपका कानपुर में मिलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि HL लखनऊ में भी है और कानपुर में, दोनों जगह पर HL है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? नया सवेरा योजना का संबंध किससे है? कन्या भ्रूण हत्या रोकने से, श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने से, वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल से, सीमांत कृषकों को पंप सेट उपलब्ध कराने से? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जो नया सवेरा योजना है, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो ये इसकी शुरुआत 2017 से हुई थी। कब हुई थी? 2017 से हुई थी। और ये श्रमिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, बरेली, मथुरा या फिर मेरठ? तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा बरेली में। कहाँ पर मिलेगा?
बरेली में। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई? नवंबर 1979 में। ठीक है, कब हुई? नवंबर 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। कहाँ पर मिलेगा आपको आर्यभट्ट नक्षत्रशाला? इसके संचालन के ईयर की बात करें तो इसका संचालन 2012 से हो रहा है। और ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपको मिलेगी कहाँ पर? तो ये आपको मिल जाएगी रामपुर में। ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगी? रामपुर में। इसका जो पूर्व नाम है वो क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है? बताइए। तो कहाँ पर खोज की गई है? ये की गई है ललितपुर में। कहाँ पर मिलेगा आपको? ललितपुर में यूरेनियम की खोज की गई है, सीमित भंडार पाए गए हैं ललितपुर में। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन आज का? और कितने मार्क्स आपके आए हैं आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये भी बताइए। क्लास को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, ऐसे ही देख रहे हैं, वो एक बार कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले दिन फिर किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।